आज मैं अपने वैद्य भाई बहनों से अपना एक अनुभव साझा करूंगा ऑस्टियोआर्थराइटिस के विषय में। ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर मैंने महिलाओं को होते हुए देखा। हड्डियां खोखली होने लग जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर या फिर छोटी मोटी चोट लगने का डर ज़्यादा उनको रहता है। शरीर में जान नहीं रहती, ना वज़न उठा पाती हैं, उठने बैठने में दर्द होने लगता है, कूल्हों में, किसी किसी को घुटनों में। ऐसी बात भी है कई बार सिर्फ घुटनों में ये समस्या होती है या किसी एक अंग विशेष में, किसी को कंधे में ही होती है। पूरे शरीर में सही रहता है, एक कोई एरिया ऐसा हो जाता है जहाँ वायु ज़्यादा प्रकोप करती है। वायु जिस जगह को अपने चपेट में ज़्यादा लेती है वहाँ की हड्डियाँ खोखली होने लग जाती हैं। या फिर हॉर्मोन्स जब इम्बैलेंस होते हैं मेनोपॉज के टाइम पे, रजोनिवृत्ति के समय पे, उस समय में किसी एक अंग को ही अपने चपेट में ले लेते हैं। अगर उस वक्त सही इलाज मिल जाए, पता चल जाए कि ये घुटनों का दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर सामान्य रूप से कोई और समस्या है। कई बार क्या होता है, हड्डियों में समस्या नहीं होती, लिगामेंट में समस्या होती, कुशन्स जो होते हैं घुटनों के बीच में वो घिस गए होते हैं, अलाइनमेंट में फ़र्क आ गया होता है ज़्यादा वेट की वजह से, वो उसका चिकित्सा अलग है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ खास हड्डियों की। खास जब शरीर वजन नहीं सहता, चलते चलते महिलाएं डोल जाती हैं और जो दर्द उठने बैठने में बना नहीं रहता है, वो हड्डी के अंदर का दर्द ज़्यादातर महसूस हो जाता है। और हड्डी जब हम जांच करते हैं, अष्टविध परीक्षा करते हैं, तो पता चलता है कि शरीर में कैल्शियम भी नहीं है। बहुत समय से पेशेंट ने कई बार अच्छा आहार नहीं लिया होता, खान पान की रूटीन्स धीरे धीरे समय के साथ ख़त्म हो जाती है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक उपचार मैंने जो बहुत से लोगों पे आजमाया है आज तक और कभी निराशा हाथ नहीं लगी है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। जिसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी रोगी जिसको वो हम उपचार देने जा रहे हैं, क्या उसको यूरिक एसिड की समस्या तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर हम अष्टनिधि पेय या तो क्वाथ देते हैं यदि यूरिक एसिड 7, 8, 9 आगे चला गया है तो। यदि ऐसा नहीं है तो फिर हम अष्टनिधि पेय अर्क देते हैं, 4-4 चम्मच दे देते हैं 1-1 कप गर्म पानी में। पेट यदि व्यक्ति का साफ होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो उसी में ही थोड़ा घृत कुमारी का स्वरस, एलोवेरा का जूस मिलवा देते हैं 4-4 चम्मच। ये दोनों समय दिया जाता है, दोनों को मिला करके खाली पेट। सुबह तो खाली पेट होता है, भोजन यानी शौच जाने से पहले भी पी सकते हैं, आके 10-15 मिनट बाद भी पी सकते हैं। तो ये सुबह का समय हो गया। शाम को वही 4-5 बजे जब आप टहलते हैं, शाम का समय होता है, दोपहर के खाने को 3-4 घंटे हो गए, उस समय पे ये पिलाया जाता है। ये एक भूमिका है, इससे आप ये ना समझें ये इलाज है। आगे हम जो मुख्य इलाज करते हैं उसमें सबसे पहले देते हैं लक्षादि गुग्गल, जो कि ज़्यादातर उपयोग होती है अस्थि भंग में, फ्रैक्चर में। तो उस चीज़ में तो काम आती ही है, लेकिन जब अस्थियाँ कमज़ोर हो गई हैं, किसी की हड्डियाँ खोखली हो रही हैं, घुल रही हैं, उस स्थिति में जब हड्डियों को वापस निखारना है, ये बहुत कारगर है। और लक्षादि गुग्गल 1 गोली ले लेते हैं, साथ में इसी का साथ लेने के लिए इसी के साथ हम कोई और औषध मिला देते हैं, जैसे धन्वंतरम कषायम वटी, जिससे कि शरीर में जो दर्दें होती हैं वो ना हो। और अगर दर्दें बर्दाश्त कर सकता है रोगी या इतनी नहीं होती, उठने बैठने पे ही होती हैं, फिर इसको रहने भी दिया जा सकता है। लेकिन जो दूसरी साथ में औषध मिलानी ही है वो है एकांग वीर रस। एकांग वीर रस भी ज़्यादातर पैरालिसिस में, शरीर के अंदर कमजोरी में दिया जाता है, लेकिन जब इस स्थिति में हम देते हैं बड़ा अच्छा रिजल्ट है। दोनों सोने पे सुहागे का काम करती हैं, एकांग वीर रस और साथ ही साथ लक्षादि गुग्गल। इन दोनों को अनुपान देने के लिए हम देते हैं बलारिष्ट 4 चम्मच और पत्रांगासा जिसको आप बोलते हैं वो 4 चम्मच। अच्छा, पत्रांगासा मैंने यहाँ क्यों लगाने को बोला, ज़्यादातर महिलाओं को जब हार्मोनल इम्बैलेंस, मेनोपॉज का समय होता है, उसकी वजह से यदि ये हुआ है तो हार्मोन्स बैलेंस रहें, बॉडी की तासीर ना बिगड़े,
गर्म चीज़ अगर कोई किसी को नहीं भी सूट करती, कोई लाख शादी आदि या छोटी सी भी ज़्यादा सेंसिटिव है बॉडी, तो वो पतरंगा सब बैलेंस कर देगा उसको। महिलाओं को वैसे भी ब्लड बनाना, महिलाओं के अंदर की जो स्वास्थ्य है उसको सुधारने में बड़ा अच्छा रोल है पतरंगा सब का। पुरुषों को यदि दे रहे हैं तो इसकी जगह अश्वगंधा रिष्ट भी लगा सकते हैं, सेम मात्रा वही होती है सभी आसनों की, आपको मालूम है। तो ये आपने द्विकाल देना है, सुबह शाम। बहुत सर्दी का मौसम है, बहुत अच्छी खुराक है रोगी की, बहुत अच्छा पच रहा है खाना, भूख लग रही है, उन दिनों में 3 टाइम भी औषध चल जाती है क्योंकि पच जाती है। तो वीर्य बल देख करके, रोगी का स्वास्थ्य देख करके कितना सह सकता है उस हिसाब से 2 बार या 3 बार औषध दी जाती है। बाकी आपने खुद देख लेना है कि भाई बीपी ठीक है कि नहीं, उसको मैनेज साथ में कैसे करना है। खाने के आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद इन दवाओं को दिया जाता है। लगभग 3-4 मास अगर आप ऐसा करवाते हैं, बीच बीच में उस रोगी को निरीक्षण के लिए बुलाते रहें, दवाई पच गई है देखते रहें, बीपी तो नहीं किसी चीज़ से बढ़ा है देखते रहें। अगर ऐसा होता है तो उसका कारण आपकी औषध तो नहीं हो सकती वैसे, लेकिन फिर भी आप सर्पगंधा आदि चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। आहार में जांच करें कि वो क्या खा रहा है। रोगी यदि गाजर का सेवन ज़्यादा करेगा, कुल्थी की दाल बीच बीच में खाएगा, काला चना या काले चने का सूप या सब्जी लेगा, और कभी कभी गेहूं की रोटी ले ली, कभी कभी उसमें बाजरे की ले ली, कभी कभी रागी का कुछ चिल्ला या फिर इडली खा ली, कभी कभी रोगी मिलेट्स के तौर पे कोई कोदरा, कुटकी, कंगनी खा रहा है। ये सारे फाइबर्स और मिनरल्स जब वो ले रहा है बदल बदल करके, उसी में ओट्स भी ले रहा है, जौ का दलिया भी ले रहा है, पोहा भी खा रहा है, मूंगफली भी रोस्ट करके ऊपर डाल रहा है, थोड़ा प्रोटीन जिससे पूर्ति हो जाए। ये सारी चीज़ें जब रोगी करता है, थोड़ा पालक भी कभी कभी पत्ते ले लेता है, आयरन बढ़ जाता है, थोड़ा कभी कभी उसमें सब्जियों का सूप पी लेता है, ये सारी चीज़ें वो कर रहा है ना। कुल्थी की दाल बहुत ताकतवर होती है, उसका सेवन करता है, मोरिंगा की, सहजन की फलियाँ, सेम की फलियाँ, ये सब खाता है जब, तो बड़ी अच्छी भर्ती उसके अंदर भरपाई होने लग जाती है उसकी कमजोरी की। और यदि वो थोड़े समय के लिए खट्टी आम, इमली, टमाटो सॉस, इन चीज़ों का परहेज कर लेता तो वायु नहीं बिगड़ती, उसको दर्दें नहीं बढ़ती। आमचूर ना ले, अगर जरूरत पड़ती है तो अनारदाना ले, दही छाछ ना ले, बहुत कम कभी कभी छाछ ले सकता है, मक्खन न ले, ठंडा है तासीर में, घी ले, बुजुर्गों के लिए घी अच्छा होता है, फुल मखाने रोस्ट करके खा रहा है, कद्दू के बीज हो गए, कभी कभी फ्लैक्स सीड भुने हुए 1 आधा चम्मच आटे में ही गूंद लिया, ये सारी चीज़ें उसको जान डाल देंगी। 3-4 महीने में आप खुद कहेंगे कि रोगी ने आकर बता दिया कि मैं 100% ठीक हूँ। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही बोलेगा। और छोटी मोटी दिक्कतें तो देखो आएंगी शुरू में, क्योंकि आप यदि आहार पे अच्छा काम साथ में करवा गए तब तो दर्दें नहीं होंगी, हफ्ते 10 दिन में बंद हो जाएंगी। क्योंकि हम कई बार, कोई पेशेंट समर्थ होता है तो हम उसको बोलते हैं तो अंजीर भी भिगो के ले ले, रात को भिगो दे पानी में, सुबह 1 अंजीर का दाना ले ले, उसका पानी भी पी ले, ताकत आए उसके शरीर में, जान भरे। रात को हम उसको वृत्तवात चिंतामणि की गोली दे देते हैं, वृत्तवात चिंतामणि रस, साथ में दूध दे दिया, थोड़ा सा दूध में गाय का घी, अगर पाचन तेज है तो, नहीं पाचन तेज तो दशमूल का अर्क 4 चम्मच मिला दिया। रात को नाड़ी धीमी हो जाए, सो जाए, आराम से नींद ले ले, वायु दोष कम रहे उसका। कच्चे सलाद, खीरे वगैरह खिलाते हैं, लेकिन वो भोजन से पहले थोड़े बहुत 1-2 टुकड़े, ज़्यादा सलाद बंद रखा जाता है। कच्चा सलाद में गाजर आदि दिया जा सकता है, सब्जियों के सूप दिए जा सकते हैं, ये सब किया जाता है। आप दूध दे सकते हैं, रोगी को मना नहीं है, गाय का, भैंस का परहेज करवाएं, भारी होता है। आप रोगी को कहें कि वो खूब पानी भी पिए, मालिश करे, अश्वगंधा तेल और बला तेल मिक्स करके, दोनों को मिला करके, घुटनों पे ही ना रगड़ता रहे, सारी टांगों की, ओवरऑल पूरे शरीर की मालिश अच्छी रहेगी। बाद में गुनगुने पानी से नहा ले। कुछ सूक्ष्म व्यायाम से मांसपेशियां तेज करता जाए, तो मांसपेशियां भी कई बार लटक जाती हैं, ढिलक जाती हैं, वो भी एक कारण होता है। आपने अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो ठीक कर लिया, लेकिन इधर ध्यान नहीं दिया साथ साथ, तो वो कहेगा मैं 50-60% ही ठीक हूँ, आगे मेरा रुक गया है। वो रुका ही इसीलिए है क्योंकि आपने इस एंगल से, इस डायरेक्शन से उसको काम नहीं करवाया। तो ये भी साथ में कराना है। और कई घुटना जो होता है, घुटना बेड पे रख के चढ़ते हैं बिस्तर पे, उनको बोले वो इस तरह से न चढ़े। कई लोग चलते समय पैर घिसा घिसा के चलते हैं, उनको बोले ऐसे न चलें।
और हो सके अगर बहुत ज़्यादा समस्या दर्द की तो थोड़े समय उनको बोलो कि लाठी ले ले, जोर कम आए आपके घुटनों पे, बस इतना कर ले। सैर कर सकते हैं लेकिन दर्द रुकने के बाद, नहीं तो बैठे बैठे ही सूक्ष्म व्यायाम करें। ज़्यादा जरूरी नहीं होता शुरू में ही जिनकी हड्डियाँ घिसी पड़ी उनको सैर ही कराना आपने। हाँ, इतना ध्यान रहे कि वो जम न जाए, बैठे बैठे उनका अभ्यास खत्म ना हो जाए, वेट ना बढ़ने लग जाए, इसका आपने ध्यान रखना है। इतना यदि आपने करा, आपको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा। आपके पास आकर के रोगी जब अपना अनुभव बताएगा तो आपकी छाती चौड़ी होगी। ये थी आज की अपने मेरे अनुभव। आपके भी बहुत सारे अनुभव होंगे अपने, आप किस तरह से अपने रोगियों को उपचार करते हैं और क्या क्या इसमें ऐड ऑन करते हैं, क्योंकि चीज़ें तो हज़ारों हैं। देखो, मैंने ये नहीं कह रहा कि मैं सब बता दिया इसमें, मैंने ज़रूरी बताया है। इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है। कई रोगी पैसा नहीं खर्च कर सकते, वृत्तवा चिंतामणि नहीं ले सकते, या ऐसी चीज अवस्थाएं स्थितियां पैदा हो जाती हैं। उन चीज़ों में, उन जगहों पे फिर हम अश्वगंधा, मीठी सरिंजों का चूर्ण, थोड़ा बहुत उसमें इवाजी कारक चूर्ण देते हैं ताकि दूसरे रात को थोड़ी उनकी ग्रीस भी पैदा हो, हड्डियां ताकतवर हों, मजबूत हों, वो भी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन ये आपकी कलम पे निर्भर करता है, आप अपनी कलम से क्या काम लेते हैं, कैसी समझ आपने औषधियों को कैसे पकड़ रखा है, अपने हाथ में ले रखा है। आप इसको करें। आपको जो भी फिर भी भ्रांतियां, कोई दिक्कत हो तो मेरे साथ साझा करें, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। इसी कामना के साथ आप सबके लिए शुभकामनाएं। नमस्कार। हमारी सनातन संस्कृति में मैंने किसी ऋषि, योगी, महात्मा को साबुन से स्नान करते नहीं देखा। वे हमेशा उबटन से स्नान किया करते थे। उबटन आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया बहुत ही दिव्य और बहुत ही चमत्कारी, प्राकृतिक हमारे लिए एक ब्रह्म स्नान है। इसमें हम स्नान करके अपनी चमड़ी की ओज को खोते नहीं हैं, बल्कि और बढ़ाते हैं, जो कि साबुन से छिन जाती है। इसलिए हमेशा उबटन से स्नान करें। और आनंदम आयुर्वेद की तरफ से मैंने ये उबटन बना करके भी आपको उपलब्ध कराया है, और इसको बनाना भी मैं आपको कई बार सिखाता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसे बेच रहा हूँ, मैं यूँ कहूँगा कि मैं तो इसे बांट रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी परंपरा, हमारी धरोहर, हमारा गर्व